Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Smart Learning in Smart Ways. I am Ikra Khalid and today I will discuss about some periodic trends in second year chemistry and that is ionization energy. तो आज हम सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या होती है। तो पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली आई डॉट ई। The minimum amount of energy which is required to remove an electron from the outermost shell of an isolated atom is called ionization energy। तो वो जो कम से कम मिकदार होती है किसी भी एटम में से उसके बाहर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे हम क्या कहते हैं कि वो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो इसको हम जाहिर करते हैं आई डॉट ई से। जो आई है वो स्टैंड करता है फॉर आयनाइजेशन और जो ई है वो स्टैंड करता है एनर्जी के लिए। तो ये हमारे पास उसकी बेसिकली कॉन्सेप्ट आ गया और साथ में एक डायग्राम से इसको शो करने की कोशिश की है जो आप लोगों को समझ आ जाए। देखिए किस तरह से एक साइड से एनर्जी को शो करवाया गया है कि एनर्जी जो है वो आउटर मोस्ट या किसी बाहर वाले सोर्स से हम लेते हैं और एक एटम से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो ये जो ई है ये एनर्जी आ रही है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर क्या है निकल रहा है। ये डायग्राम से आपको नजर आ रहा है ये सारा कॉन्सेप्ट। तो ये बेसिकली आई डॉट ई का कंफर्मेशन था, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया। इस पूरी आप जब आप इस पूरी स्लाइड को देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आई डॉट ई बेसिकली क्या चीज़ है, किस तरह से हम इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ये होता किस तरह से। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। तो हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं यानी कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की जो मतलब एटम्स हैं, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपको पता है कि ये सारे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं और ये सारे के सारे हमारे पास जो है ये क्या करते हैं, शो करते हैं आयनाइजेशन, क्योंकि ये सारे क्या है मेटल्स हैं और आपको पता है कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। सो ये हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी को शो करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको इन सब की I1, I2, I3 बता दी है ताकि आप एक ही लेक्चर में सब समझ लें कि सोडियम की I1 पूछ दिया तो आपको वो भी आती हो, I2 पूछ दिया तो आपको वो भी आती हो। तो इस तरह से हम उसको डिस्कस कर सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स की मैंने आपको आई डॉट ई यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिकली आई डॉट ई को इफेक्ट करते हैं। कि अब हमें क्या पता कि कौन सा एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, कौन से एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो हमें क्या पता चलेगा कि सोडियम की ज़्यादा है या मैग्नीशियम की ज़्यादा है। तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, माइंड में आपने ये पॉइंट रखने हैं। अगर आपको इन बातों की समझ आ गई तो कोई भी आपसे एलिमेंट का सवाल पूछा जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन ये है हमारे पास, पहला कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज की। कि अगर हमारे पास एलिमेंट का एटॉमिक साइज जितना ही ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही आई डॉट ई कम होगी। यानी कि किसी भी एटम का साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी हम कम देकर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है कि आप देखिए किसी एटम का साइज बड़ा है तो उसमें से मैंने उससे कोई चीज़ मांगनी है तो मुझे दे देगा क्योंकि वो उसके पास वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। और जिसके पास जिसका साइज छोटा है उसके पास वो चीज़ पहले से ही कम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले से ही कम है, साइज उसका पहले से ही कम है। तो क्या मैं उससे और इलेक्ट्रॉन मांगूँ तो मुझे किसी भी सूरत में वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, चाहे मैं कितनी एनर्जी कितना ही पैसा लगा लूँ वो मुझे वो चीज़ नहीं देगा क्योंकि वो मुश्किल से अपने ही मिकदार को पूरा कर रहा है। तो अगली जो चीज़ इस पर डिपेंड करती है वो हमारे पास है इसके शील्डिंग इफेक्ट। वो भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितने ज़्यादा आप इस इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। या अगर हमारे पास कोई भी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं तो हम उसमें से थोड़ी सी एनर्जी देकर उसके इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से निकाल सकते हैं कि पहले ही वो तंग है। यही होता है ना शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के, इनर इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ जो रिपल्शन होती है। ठीक है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो है न्यूक्लियर चार्ज। कि हमारे पास किसी भी एटम के पास कितना ही ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उसकी आई डॉट ई उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि एक एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे एटम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज हैं और तीसरे एटम के ऊपर थ्री पॉजिटिव चार्ज हैं। तो सबसे मुश्किल जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो थ्री पॉजिटिव चार्ज वाले एटम से होगा क्योंकि वो पहले ही अपनी तीन इलेक्ट्रॉन दे चुका है, वो चौथा इलेक्ट्रॉन क्यों देगा। तो जितना ही एटम के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। ये थर्ड पॉइंट था।
जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारे ये है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। यानी कि अगर मैं देखूं कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो मैं निकाल रही हूँ जिसमें जो कि अनस्टेबल है, ठीक है, उसके 11 इलेक्ट्रॉन है, मैंने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, 10 देना है, वो स्टेबल कन्फिग्रेशन है तो वो कम एनर्जी में हो जाएगा। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी स्टेबल है, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेज हैं, आपको पता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में मौजूद है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा क्योंकि वो स्टेबल है। उससे क्या पड़ी है कि अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। हम आयनाइजेशन एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो ये इसलिए करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकालते या डालते इसलिए है ना कि एटम स्टेबल हो जाए। तो एक एटम पहले से ही स्टेबल है तो उसको हम क्यों तंग करेंगे, वो क्यों अपने आप का आटोमोस्ट शेल डिस्टर्ब करेगा। सेकेंड है हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट। के पेनिट्रेशन इफेक्ट ये होता है जो डिपेंड करता है आपके सब शेल के ऊपर, जो SPDF होते हैं ये आपके सब शेल है और ये हमारे पास डिफरेंट होते हैं, तो हमारे में से इलेक्ट्रॉन निकालना इन पे भी डिपेंड करता है कि S में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, P की निस्बत, P का मुश्किल है, D की निस्बत, यानी कि इस तरह से हम डिफरेंट, ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए कि हमारे पास डिफरेंट वेज हैं कि हम किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी को देख सकें। आप पहले फिर उसका एटॉमिक साइज देखेंगे कि उसका एटॉमिक साइज से कोई डिफरेंस है। अगर एटम नीचे वाले एटम का एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आप उस पर टिक करेंगे, जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। फिर शील्डिंग फैक्ट को कंसिडर करेंगे। इसके बाद आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट को कंसिडर करके अगर आप किसी MCQs में या किसी शॉर्ट क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। तो आगे देख लेते हैं हम पीरियोडिक ट्रेंड विद इन अ पीरियड, कि हमारे पास पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या कम होती है। So the value of the ionization energy always increases from left to right, कि हमारे पास जो ionization energy है वो लेफ्ट टू राइट जो है वो हमेशा इंक्रीज होती है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होते हैं, कम होते हैं। एटॉमिक साइज कम होते हैं इट मीन्स कि हमारे में से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है तो आयनाइजेशन एनर्जी जाहिर है बात है वो बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा हमें मिकदार की एनर्जी चाहिए होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो विद इन अ पीरियड इंक्रीज होती है। ये फर्स्ट पीरियड है जिसमें सोडियम, सॉरी सेकंड पीरियड है जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक ही पीरियड में। आप देख सकते हैं कि सोडियम की सबसे कम है और सबसे हाई जो है वो आर्गॉन की है जो कि 8th पीरियड है, और सोडियम जो है वो फर्स्ट पीरियड है। तो फर्स्ट से 8 आप देख रहे हैं कि ग्राफ जो है वो अप जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। सो इस ग्राफ से भी आपको नजर आ रहा है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है वो आपकी I.E जो है वो बढ़ेगी। सो रीजंस क्या है इसके, रीजंस ये हैं कि ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, आपको पता है कि हमारे पास पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, सो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू न्यूक्लियस। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा बाउंडेड हो रहे हैं न्यूक्लियस से, एंड देयरफॉर हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उन्होंने उतनी एनर्जी देनी होगी जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ आप सबसे कि हमारे पास जितने ही ज़्यादा एटम का साइज कम होगा वो उतने ही करीब अपने इलेक्ट्रॉन को रखेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन करीब होंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा। सो जो सेकंड इसकी रीज़न है वो ये है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इफेक्टिवली। आपको पता है कि पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, +2 +3 +4 के चांसेस बढ़ते हैं, और जिस तरह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उतना आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। ये इनका डायरेक्ट रिलेशन था जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जितनी ज़्यादा किसी एटम के ऊपर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी देनी होगी। सो थर्ड हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन अ पीरियड बट शील्डिंग इफेक्ट इज़ नॉट इफेक्टिव, कि हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी कुछ खास नहीं बढ़ता, मतलब रिपल्शन नहीं बढ़ रही इलेक्ट्रॉन्स की आपस में। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में क्या है, वो खुशी से रह रहे हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जाने को तैयार नहीं है, उनमें मुज़ाहमत नहीं है, उनमें लड़ाई नहीं है, वो प्यार से रह रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जाने को तैयार नहीं है। तो उतना ही ज़्यादा हमें एनर्जी देनी होगी उनको अलग करने के लिए, क्योंकि वो रिपल्शन नहीं कर रहे, वो आपस में इत्तेफाक के साथ मौजूद है। तो ये 3 रीजन्स हैं जो आप देख रहे हैं कि ये रीजन्स किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है वो मुश्किल है, उसको मुश्किल कर देती हैं और हमें उतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और यही वजह है कि लेफ्ट टू द राइट जो है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आगे देख लेते हैं इनर्ट गैसेस के बारे में कि इनर्ट गैसेस हैव हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी
हमारे पास जो इनर्ट गैसेज हैं, नोबल गैसेज हैं, 8th ग्रुप की पीरियड वाली गैसेज हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है बिकॉज ये आउटरमोस्ट शेल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि उनका आउटरमोस्ट शेल ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है एंड मूव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर डिफिकल्ट। और जो शेल पहले ही कंप्लीट है यानी कि जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल है। सो हीलियम हो गई, नियोन हो गए, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये सारी नोबल गैसेज हैं और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यही वजह है कि आर्गोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो स्टेबल है, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। सो हाई से हाई वैल्यू भी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते। विद इन अ पीरियड हमने देख लिया, अब हम विद इन अ ग्रुप देख लेते हैं कि ग्रुप में क्या होता है। द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो डिक्रीज होती है टॉप टू द बॉटम, यानी कि टॉप टू द बॉटम चीज़ जो है वो कम हो रही है, जबकि पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट वो बढ़ रही है। अब वो विद इन अ ग्रुप हम देखें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेट्रोशियम, बैरियम ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखें तो इसमें से बेरियम सबसे नीचे आता है और बेरिलियम सबसे ऊपर आता है। और आप ग्राफ को देखें तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है जबकि बेरियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। इट मीन्स कि बेरिलियम की जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है जबकि बेरियम से आसान है। और ये किस भी आप पढ़ें उनके साइज़ की वजह से, बेरियम का साइज़ बड़ा है, बेरिलियम का कम है। सो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, बस वो चेंज कर रहे हैं वर्डिंग। चीज़ वही है कि साइज़ बड़ा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, आयनाइजेशन एनर्जी आसान। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं रीजंस के ग्रुप में क्यों वो जो है वो कम होती है। इसको मजीद में पहले मैंने वर्डिंग में एक्सप्लेन किया, मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है उसके पॉइंट्स। एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा शेल इन ईच ग्रुप इंक्रीजेस शील्डिंग इफेक्ट, कि हमारे पास किसी भी ग्रुप में विद इन अ ग्रुप आपको पता है कि टॉप टू द बॉटम ग्रुप होता है, उसमें से जब साइज बढ़ा है इट मीन्स कि शेल बढ़ रहे हैं, एडिशन हो रही है शेल की। कि अगर एक एटम का एटॉमिक साइज 8 है तो उसके 2 शेल होंगे, अगर उसका एटॉमिक साइज 15 से अबव क्रॉस करेंगे तो 3 या 4 शेल जो है उसके हो जाएंगे, मतलब शेल इंक्रीज हो रहा है, एडिशन ऑफ शेल हो रही है। दूसरी बात यह है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है वहाँ पे कम होता है। हमारे पास पीरियड ग्रुप में हमारे पास जो है वो रिपल्शन बढ़ रही होती है। ये सारे वो अनासिर हैं जो हमारे पास ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। हम कह सकते हैं कि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है क्योंकि वो टॉप टू द बॉटम मौजूद है, जबकि हमारे पास देखा जाए तो बेरियम से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट नहीं होगा क्योंकि वो एंड पे मौजूद है, बॉटम पे मौजूद है, शेल ज़्यादा है उसके, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए, उसके पास पहले इतने इलेक्ट्रॉन है, उसका पहले इतना बड़ा साइज़ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक आध इलेक्ट्रॉन निकल भी जाए तो यही बात है कि हमारे पास जो ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन के निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे पास टॉप जो है वो आई डो टी ज़्यादा होती है जबकि नीचे जो है वो आई डो टी उसकी कम हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इन ग्रुप फर्स्ट, हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप है अल्कली मेटल्स का, इट्स इजी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीजियम देन लिथियम, कि हमारे पास पहला अल्कली मेटल वाला जो ग्रुप है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है सीजियम में से, जबकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है लिथियम में से। और लिथियम हमारे पास ऊपर मौजूद है, टॉप पे मौजूद है, 3 उसका जो है वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जबकि सीजियम जो है वो बिलो मौजूद है, नीचे मौजूद है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। रीज़न वही है साइज, सीजियम का साइज ज़्यादा है, यही वजह है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। अब आप देख लीजिए मैंने आपको यहाँ पे शो करवाई है डायग्राम जिसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बट लिथियम ऊपर है, सोडियम उससे नीचे है और पोटाशियम उससे नीचे है। सोडियम का साइज कम है, सोडियम का साइज कम है एज कम्पेयर टू पोटाशियम, और लिथियम का साइज इन सब से कम है। सो लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बनिस्बत सोडियम के, और सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है बनिस्बत पोटाशियम के। अगर इनकी इलेक्ट्रॉन आई डॉट ई देखी जाए, आयनाइजेशन एनर्जी देखी जाए, तो हमारे पास जो लिथियम है उसकी 526 है, जबकि हमारे पास सोडियम की 502 है। अगर नेक्स्ट की देखी जाए तो 425 है।
देख रहे हैं ना कि ये सारी की सारी आयनिश एनर्जी जो है वो कम हो रही है। लिथियम की ज़्यादा है, सोडियम की उससे कम है, पोटाशियम की उससे कम है। जबकि अगर इनके साइज को देखा जाए, जो एरो बता रहा है कि साइज सबसे ज़्यादा किसका है, पोटाशियम का, जबकि आई डॉट ई पोटाशियम की सबसे लो है। उसके बाद हम देख लेते हैं व्हाट इज सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, कि हमारे पास सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। एनर्जी required to remove an electron from unipositive ion is called second ionization energy। किसी भी एटम में से पहले इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है। हम देखिए सोडियम की, तो सोडियम की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए। तो पहली आई डॉट ई को हम फर्स्ट कहते हैं, जबकि दूसरी को हम सेकंड कहते हैं, कि वो सेकंड है। पहला इलेक्ट्रॉन निकला वो फर्स्ट कहलाई, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला वो सेकंड कहलाई। सो हम आगे देख लेते हैं कि हमारे पास, तो सेकंड और फर्स्ट को आप डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड आई डॉट ई ग्रेटर है या फर्स्ट आई डॉट ई ग्रेटर है। तो उसके लिए हम जो देखते हैं उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि वाई सेकंड आई डॉट ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आई डॉट ई, कि हमारे पास ये दोनों तो एनर्जीज हैं, लेकिन सेकंड क्यों ज़्यादा होती है फर्स्ट से। सो द वैल्यू ऑफ सेकंड आई डॉट ई इज ग्रेटर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। उसके कुछ रीजंस हैं। पहले रीजन ये है कि स्मॉलर केटायनिक रेडियस, हमारे पास जो है एक एटम का पहले साइज था, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसका साइज और कम हो गया होगा, उसमें से हो सकता है शेल भी चला गया हो, तो साइज कम हो गया तो आपको पता है दूसरी तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसके बाद है ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जाने को तैयार है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो मजीद हो गई है। एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं है, तो अट्रैक्शन बढ़ गई है। अगर हम यहाँ देख लें, अगर हम देख लें यहाँ पे सोडियम की एग्जाम्पल को, सोडियम के एग्जाम्पल में हमें ये एक्सप्लेन होगा कि सोडियम की जो फर्स्ट आई डॉट ई है वो 496 है, जो सेकंड है वो 4583 है। यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन निकला था उसका वो आसानी से निकल गया था, जबकि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकला है वो मुश्किल से निकला है और 4000 पे एनर्जी जा चुकी है। क्योंकि उसका रीज़न मैंने बता दिए हैं कि पहले बात तो ये है कि साइज़ कम हो गया, दूसरी बात यह है कि अट्रैक्शन बढ़ गई। अब ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें हमारे पास कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है एक ही स्लाइड में। अगर हम देखें तो लेफ्ट टू द राइट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, जबकि टॉप टू द बॉटम आई डॉट ई कम हो रही है। टॉप टू द बॉटम आई डॉट ई कम क्यों हो रही है, वो आप साइज है या जो भी रीजन है मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये ओवरऑल उसका जो है वो सम अप है टोटल डिस्कशन का, कि किस तरह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती किस तरह से है और कम किस तरह से होती है, क्या रीजंस थी, क्या एग्जांपल्स थी, सेकंड आई डॉट ई क्या होती है, ये सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की, कि बेसिकली हमारे पास ये था क्या, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो आई डॉट ई का जो कॉन्सेप्ट था मेरे ख्याल से मैंने आज सारा क्लियर कर दिया होगा। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मेरे चैनल के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि इनकमिंग वीडियो तरतीब आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।